तो अभी मैंने आपको क्या कहा कि जो हमारा लिवर है, लिवर से एक डक्ट आ रहा है, उसे कहते हैं हिपैटिक डक्ट। जो हमारा गॉल ब्लैडर है, ये क्या करता है, बाइल जूस को स्टोर करता है। लेकिन ये बाइल जूस कहां से आता है, लिवर से आ रहा है। लेकिन जो हमारा गॉल ब्लैडर है, यहां से भी देखिए एक डक्ट अराइज हो रहा है, इस डक्ट को कहते हैं सिस्टिक डक्ट। अब सिस्टिक डक्ट जो है वो गॉल ब्लैडर से आ रहा है, हिपैटिक डक्ट हमारा लिवर से आ रहा है। लेकिन क्या होता है कि दोनों क्या करते हैं, एक पॉइंट पर आकर मिल जाते हैं, और उस पॉइंट को हम कहते हैं कॉमन बाइल डक्ट। अब इसको हम कॉमन बाइल डक्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा लीवर है, जैसे हमने क्या कहा, क्या चीज बना रहा है, बाइल जूस बना रहा है। अब ये जो बाइल जूस जो बनाता है ना, कुछ बाइल जूस तो आपका डायरेक्ट आपका इधर नीचे आ जाता है, लेकिन कुछ बाइल डक्ट हमारा स्टोर हो जाता है यहाँ पे गॉल ब्लैडर के अंदर। तो हमारे पास सिक्रीशन चाहे हिपैटिक डक्ट से हो रही हो या फिर सिस्टिक डक्ट से हो रही है, दोनों क्या चीज लेकर आ रहे हैं, बाइल को ही लेकर आ रहे हैं। इसीलिए जहां पर ये मिले उसको हमने नाम दे दिया कॉमन बाइल डक्ट। मतलब कॉमन डक्ट है किसका, सिस्टिक का और हमारे पास हिपैटिक डक्ट का। और ये किसको कैरी कर रहा है, ये कैरी कर रहा है बाइल जूस को। अब ध्यान से देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या चीज आ रहा है, बाइल जूस आ रहा है। और ये बाइल जूस आपका कहां पर ओपन हो रहा है, कहां पर ओपन हो रहा है, ड्यूडेनम में। ठीक है, ड्यूडेनम किसका पोर्शन है, स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है। तो हमारा ये जो बाइल है, बाइल कहां पे जाके ओपन हो रहा है, ड्यूडेनम में जाके ओपन हो रहा है। इशिता आपका कोई क्वेश्चन है? यस मैम। हाँ जी बोलिए। मैम जो गॉल ब्लैडर में मैम मैम आता है मैम जूस, मैम ये मैम राइट में से हेपेटिक डक्ट में जाता है या फिर लेफ्ट में से? दोनों दोनों। मैम बाइल आप जूस। अब इसकी बात करो ना, ये दोनों पैटिक डक्ट की। मैम नहीं मैम, इसमें कहाँ से आता है मैम गॉल ब्लैडर में? गॉल ब्लैडर में जो हमारा ये राइट लोब है और जो हमारा लेफ्ट लोब है, दोनों से ही आता है यहाँ पे, दोनों में यहाँ पे स्टोर होता है। यस मैम, थैंक यू ठीक मैम। है, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे इनके बीच में कनेक्शन है। तो लिवर से जो सिक्रेशन होती है ना, वो हमारे पास देखिए सारी यहाँ पे गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर हो जाती है। लेकिन यहाँ पे ये स्टोर होता है, टेम्पररी स्टोर होता है। ठीक है, इसके ओके मैम, बाद जो है हाँ जी मैम। हमारे पास ये जो गॉल ब्लैडर है, यहाँ से राइज हो रहा है सिस्टिक डक्ट, और जो हमारा लीवर से राइज हो रहा है उसे कहते हैं हिपैटिक डक्ट। लेकिन बाद में ये दोनों डक्ट एक पॉइंट पर आकर देखिए मिल रही है, उसे कहते हैं कॉमन बाइल डक्ट। एंड कॉमन बाइल डक्ट देखिए फिर आगे जाता है, और कहां पे जाके ओपन होता है, हमारे पास ड्यूडेनम में जाकर, जो किसका पोर्शन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है। लेकिन अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, तो हमारे पास ये देखिए इसके नीचे और कौन प्रेजेंट है, ये नजर आ रहा है आपको, ये पेनक्रिया प्रेजेंट है, नजर आ रही है आपको? तो आप देखो ना कि लोकेशन कितनी साथ साथ में है। यहाँ पे स्टमक है, स्टमक के ऊपर लिवर है, और लिवर से नीचे हमारे पास क्या है, पेनक्रिया है। अब ये जो पेनक्रिया जो है, पेनक्रिया से भी देखिए हमारे पास एक यहाँ से एक डक्ट राइज हो रही है, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो, एक उसको इरेज करनी, ये देखिए ये आपको नजर आ रही है, पेनक्रिया से भी एक डक्ट राइज होती है, और उसे कहते हैं पेनक्रियाटिक डक्ट। लेकिन कॉमन बाइल डक्ट के अंदर बाइल जूस होता है, लेकिन पेनक्रियाटिक डक्ट के अंदर क्या होता है, यहाँ पे पेनक्रियाटिक जूस होता है। डिफरेंस इतना सा है। लेकिन अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, तो हमारे पास ये जो कॉमन बाइल डक्ट है और ये जो पेनक्रियाटिक डक्ट है, आ रही है पेनक्रियाटिक डक्ट आपका कहां से आ रहा है, ये आ रहा है पेनक्रिया से। कॉमन बाइल डक्ट कहां से आ रही है, गॉल ब्लैडर से एंड लिवर से। लेकिन ये भी हमारे पास यहाँ पर आकर एक कॉमन पॉइंट पर आकर, मतलब दोनों के दोनों एक सिंगल पॉइंट पर आकर मिल रहे हैं। तो इसे हम कहते हैं कॉमन हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट। क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं कॉमन हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट। क्यों कहा, क्योंकि देखिए ये हमारे पास एक कॉमन पॉइंट बन चुका है, जो लीवर से डक्ट आ रहा है और जो यहाँ पे पेनक्रियास से डक्ट आ रहा है। लेकिन डिफरेंस क्या है, पेनक्रियाटिक डक्ट यहाँ पे पेनक्रियाटिक जूस को लेकर आ रहा है, लेकिन ये कॉमन बाइल डक्ट यहाँ पे बाइल जूस को लेकर आ रहा है। लेकिन दोनों कहाँ पे जाकर ओपन हो रहे हैं, दोनों ही ड्यूडेनम में जाकर ही ओपन हो रहे हैं।
अब जैसे हमने आपकी लास्ट क्लास में बात की थी कि जो हमारे पास ये स्टमक है, जब स्टमक आपका इसके अंदर ओपन होता है तो हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, एक हमारे पास वेल्व होता है। वो वेल्व क्या करता है, यहाँ पे ओपनिंग को गाइड करता है कि कब हमें जितना फूड आगे भेजना कि नहीं भेजना। उस हमने उस स्फिंक्टर को नाम दिया था पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होता है। जो हमारा ये ड्यूडेनम है ना, ड्यूडेनम के अंदर जब एक कॉमन हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट आपका ओपन होता है ना, यहाँ पर भी हमारे पास एक स्फिंक्टर होता है और इस स्फिंक्टर को हम नाम देते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडी। काफी इंपॉर्टेंट है, स्फिंक्टर ऑफ ओडी या ओडाई, आप कुछ भी कहिए। समझ आ गया आपको? अगर आपको एक बार प्लीज इसको अच्छे तरीके से आप स्कैन कर लीजिए। उसके बाद ड्यूडेनम कहाँ पे ओपन होता है हमारे पास, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो आपने अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको तीन तीन चीजें देखने को मिल रही है। ड्यूडेनम जो है हमारा, वो ऐसा पॉइंट है जिसको स्टमक से भी कुछ ना कुछ मिल रहा है, जिसको पेनक्रियास से भी मिल रहा है और जिसको लिवर से भी मिल रहा है। मतलब तीनों की सिक्रेशन ड्यूडेनम के अंदर आ रही है। तो ये हमारे पास एक कॉमन पॉइंट हो गया है, स्टमक का, पेनक्रिया का और हमारे पास यहाँ पे लिवर की सिक्रेशन का। अब एक बार अभी आप यहाँ पे एक डायग्राम देखिए और देखिए, ये भी हमारे पास वैसा ही डायग्राम है, अगर आप इसको ध्यान से देख पाओ। ये हमारे पास देखिए पेनक्रिया है, पेनक्रिया से देखिए यहाँ से डक्ट राइज हो रही है, इसे कहते हैं पेनक्रियाटिक डक्ट। कहाँ पे ओपन हो रही है, ड्यूडेनम में जाके। उसके बाद देखिए ये ड्यूडेनम कहाँ से आ रहा था, स्टमक से ओपन हो रही थी। और यहाँ पे देखिए ये हमारे पास क्या गॉल ब्लैडर है, तो गॉल ब्लैडर से भी देखिए एक डक्ट आ रही है, इसे कहते हैं सिस्टिक डक्ट कहते हैं इसको। और साथ ही साथ में यहाँ पे जो हमारा लीवर है, लीवर अब एक्चुअली यहाँ पे लीवर दिखाया नहीं गया है, लेकिन आप यहाँ पे खुद ही अज्यूम कर लो, एक बड़ा लोब है और एक मतलब एक छोटा सा लोब है। तो राइट एंड लेफ्ट हिपैटिक डक्ट ऑफ द लीवर। लेकिन बाद में जाके देखिए आपका एक सिंगल पॉइंट पर आपका कंबाइन हो रहा है, उसे कहते हैं कॉमन बाइल डक्ट। और इसके बाद ये दोनों भी आपके एक सिंगल पॉइंट पर आकर यहाँ पे ओपन हो जाते हैं और कहाँ पे जाके इनकी सिक्रेशन होती है, द ड्यूडेनम पोर्शन। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे प्लीज, अब आप देखिए एनसीईआरटी का डायग्राम। आपके एनसीईआरटी में यहाँ पर ये वाला डायग्राम बना हुआ है जो आप इधर देख पा रहे हो। ये हमारे पास ये गॉल ब्लैडर है, तो हमारे पास एक गॉल ब्लैडर से डक्ट राइज हो रही है, डक्ट फ्रॉम द गॉल ब्लैडर। क्या कहते हैं, सिस्टिक डक्ट कहते हैं इसको हम। उसके बाद देखिए डक्ट फ्रॉम द लिवर, तो जो डक्ट लीवर से आ रही है उसे हम कहते हैं हिपैटिक डक्ट। और यहाँ पे देखिए हमारे पास, अब देखिए जो हमारे पास लीवर से डक्ट आती है ना, वो भी दो दो है ना, एक डक्ट तो राइट लोब से आ रही है और एक डक्ट हमारे पास लेफ्ट लोब से आ रही है। अब वो दोनों भी देखिए एक यहाँ पे सिंगल पॉइंट पर आकर मीट कर रहे हैं, उसको हमने बोल दिया कॉमन हिपैटिक डक्ट। मतलब जो लीवर से डक्ट आ रही है वो भी एक सिंगल पॉइंट पर मीट कर रही है, तो उसको हमने बोल दिया कॉमन हिपैटिक डक्ट। और बाद में हमारे पास सिस्टिक डक्ट एंड कॉमन हिपैटिक डक्ट एक कॉमन पॉइंट पर मीट कर रहा है, उसको हम कहते हैं कॉमन बाइल डक्ट। अब देखिए कॉमन बाइल डक्ट आ रही है, यहां तक आई, और पेनक्रिया से भी पेनक्रियाटिक डक्ट आ रही है, लेकिन ये भी अगेन आपका एक कॉमन पॉइंट पर आकर मिल रहा है यहाँ पे, उसको हमने कह दिया हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट। और ये कहाँ पे ओपन हो रहा है, ड्यूडेनम में जाकर ओपन हो रहा है। और मैंने भी आपको कहा कि ये जो हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट है, इसकी ओपनिंग कहाँ पे होती है, ड्यूडेनम में होती है। लेकिन यहाँ पर एक स्फिंक्टर होता है, स्फिंक्टर होता है एक वेल्व जो इसकी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, और स्फिंक्टर का नाम है स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, या फिर आप ऑडी बोलो, जो मर्जी बोलो आप। ठीक है, तो ये हमारे पास किस चीज का रिलेशन था, लीवर का, गॉल ब्लैडर का, पेनक्रिया का। अब एक बार इसकी यहाँ पे थ्योरी रीड करते हैं, जो जो अभी हमने यहाँ पे देखा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, बाइल सिक्रेटेड बाय हिपैटिक सेल। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर हमारा लीवर हिपैटिक सेल से मिलकर बना है तो बाइल भी तो उसके सेल ही सिक्रेट करेंगे, पास थ्रू द हिपैटिक डक्ट। तो देखिए हिपैटिक सेल ने बाइल बनाया और उसके बाद वो बाइल किसके थ्रू पास हो रहा है, हिपैटिक डक्ट के थ्रू वो पास हो रहा है। लेकिन वो क्या होता है, एंड इज स्टोर्ड
and concentrated in a thin muscular sac called the gallbladder. लेकिन जो hepatic duct आपका बाइल को क्या कर रहा है, कैरी कर रहा है, उसको किसमें स्टोर कर देता है, एक हमारे पास मस्कुलर सैक होता है जिसे हम कहते हैं गॉल ब्लैडर। अब यहाँ पे देखिए, जो हमारे पास गॉल ब्लैडर से जो डक्ट आ रही है उसको हम क्या कहते हैं, सिस्टिक डक्ट कहते हैं, और उसके साथ साथ ही लीवर से भी डक्ट आ रही है, उसे कहते हैं हिपैटिक डक्ट। तो हिपैटिक डक्ट आ रही है लीवर से, और ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, कॉमन बाइल डक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। बाइल डक्ट जो है और हमारे पास जो पैनक्रियाटिक डक्ट है, ये भी बाद में जाके किसमें ओपन होते हैं, ड्यूडेनम में ओपन होते हैं, लेकिन वहां पर भी एक कॉमन डक्ट आती है, उसे कहते हैं हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। लेकिन इसको गार्ड करता है एक स्फिंक्टर, स्फिंक्टर होता है कोई ना कोई वेल, उसे कहते हैं स्फिंक्टर ऑफ ऑडी। तो ये था हमारे पास लीवर के बारे में। आपको समझ आया? अगर किसी को भी यहाँ पे डाउट है तो प्लीज आप मुझे बता दीजिए। अगर आप इसको नोट करना चाहो तो प्लीज आप इसको नोट भी कर सकते हो, क्योंकि आपको यहाँ पे बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको अभी भी कोई भी कंफ्यूजन है तो मैं यहाँ पे दोबारा एक बार यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा देती हूँ आपको, कि जैसे हमारे पास देखिए ये लीवर है, सॉरी, ये इसका राइट लोब मान लेते हैं, इसका लेफ्ट लोब मान लेते हैं। ये राइट लोब है और ये हमारे पास लेफ्ट लोब है। यहां से एक डक्ट आ रही है, इसे भी हिपैटिक डक्ट बोलेंगे। यहां से भी एक डक्ट आ रही है, इसे भी हम हिपैटिक डक्ट बोलेंगे। राइट लोब के नीचे कौन प्रेजेंट है यहाँ पे, इसका नाम है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर की भी अपनी डक्ट ऐसे कहेंगे सिस्टिक डक्ट। बाद में हमारे पास ये जो सिस्टिक डक्ट जो है और ये जो हिपैटिक डक्ट है राइट और लेफ्ट वाली, ये भी आपका एक कॉमन पॉइंट पर आकर मीट कर रहे हैं, इसे कहेंगे कॉमन हिपैटिक डक्ट। और कॉमन हिपैटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट क्या करेंगे, आपस में जाके एक पॉइंट पर आकर मिल जाएंगे, इसे कहेंगे कॉमन बाइल डक्ट। आप प्लीज इसको अपनी लैंग्वेज में नोट कर लीजिए। समझ आया आपको? डायग्राम तो ऐसे ही बना, लेकिन प्लीज आप अपने अकॉर्डिंग देख लो उसको। क्लियर है सबको? अमनजोत कौन सा थर्ड पॉइंट? अच्छा ओके, वो स्फिंक्टर वाला, ओके ओके ठीक है ठीक है, स्फिंक्टर वाला कह रहे हो ना, ये बताइए यहां तक समझ आ गया? अब देखिए हमने यहाँ पे कहा कॉमन बाइल डक्ट, ओके ठीक है, तो आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब जो आप यहाँ पे लास्ट पॉइंट कह रहे हो ना, देखो एक बार मैं आपको दोबारा ये वाला डायग्राम दिखाती हूँ। आपका स्टमक वाला कहाँ गया, ये देखिए, जब हमने आपका लास्ट क्लास में हमने ये किया था, आपका स्टमक किया था, तो आप देख सकते हो हमारे पास स्टमक का देखिए जो सबसे लास्ट वाला पोर्शन होता है, यहाँ पे इस पोर्शन को हम बोलते हैं आपका पाइलोरिक पोर्शन बोलते हैं इसको, ये स्टमक का ही पार्ट है। और ये हमारे पास ड्यूडेनम है जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। लेकिन अगर आप यहाँ पे ध्यान से देख रहे हो, हमारे पास ये जो पाइलोरिक पोर्शन है, ये आपका ऐसे नहीं होता, देखिए आप प्लीज ऐसे में एज्यूम करना कि स्टमक जो हो और हमारे पास जो इंटेस्टाइन है, ये आपके सारे से खुले पड़े हुए, खुले नहीं होते हैं। यहाँ पे देखिए बीच में हमारे पास एक क्लोजिंग है, हमारे पास एक यहाँ पे वेल्व होती है जिसको ओपन क्लोज करती है, उस वेल्व को ही बोलते हैं स्फिंक्टर। तो हमारे पास ये देखिए जो पाइलोरिक पोर्शन जो है स्टमक का, ये आपका ड्यूडेनम में ओपन जरूर हो रहा है, लेकिन इसको ओपन करना है कि क्लोज करना है, उसके लिए यहाँ पे कौन प्रेजेंट है, एक हमारे पास स्फिंक्टर प्रेजेंट है, और इस स्फिंक्टर को हम बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। अब सेम वहां पर भी वही चीज है, हमने वहां पे क्या कहा कि जो हमारा आपका हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट है, अगर आप इस डायग्राम को दोबारा देखिए यहाँ पे ध्यान से, एनसीईआरटी वाला डायग्राम आप देख लो, हमारे पास अगर ये वाला देखिए, ये डक्ट कहां से आ रहा है, ये वाला, ये आ रहा है हमारे पास पेनक्रिया से, इसलिए हमने नाम दिया पेनक्रियाटिक डक्ट। और ये ग्रीन वाला कहां से आ रहा है,
ये हमारे पास आ रहा है आपका लीवर से और हमारे पास गॉल ब्लैडर से, इसको हमने नाम दे दिया कॉमन बाइल डक्ट। अब हमारे पास देखिए ये जो कॉमन बाइल डक्ट है और पेनक्रियाटिक डक्ट है, ये कहाँ पे आके ओपन हो रहे हैं? हिपैटो, इसको हमने नाम दे दिया हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट। लेकिन ऐसा नहीं कि ये हमेशा आपका ओपन ही रहता है, यहाँ पर भी ये आपका ओपन होगा क्लोज होगा, ओपन होगा क्लोज होगा। अब यहाँ पर ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए यहाँ पर भी क्या होता है, एक हमारे पास वेल्व होता है। वेल्व मतलब अगर यहाँ पे बायोलॉजी की बात में बोले तो हम बोलते हैं इसको स्फिंक्टर, जो कंट्रोल करता है कि हमें इस ओपनिंग को कब ओपन करना है कब क्लोज करना है और यहाँ पे कितना ओपन करना है। तो यहाँ पे जो स्फिंक्टर होता है ना, यहाँ पे जो हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट की ओपनिंग को कंट्रोल करता है, उस स्फिंक्टर को कहते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडी। ये था हमारे पास लास्ट पॉइंट, समझ आया हम आपको? लास्ट लाइन देखिए वही लिखी गई यहाँ पे कि हमारे पास, अगर आप दोबारा इसको रीड कीजिए, कि हमारे पास जो बाइल डक्ट जो है, बाइल डक्ट, प्लीज कंफ्यूज नहीं होना है, और जो पेनक्रियाटिक डक्ट है आपका, वो कहाँ पे ओपन टुगेदर, एक दूसरे, ये क्या हो रहे हैं दोनों एक साथ में ही कहाँ पे ओपन हो रहे हैं? ड्यूडेनम में ओपन हो रहे हैं। लेकिन ड्यूडेनम के अंदर ओपन जो हो रहा है उसको हम कहते हैं हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट, लेकिन इसको गार्ड कर रहा है एक स्फिंक्टर। स्फिंक्टर मतलब वेल्व, एक ओपनिंग, और उस ओपनिंग को कौन कंट्रोल कर रहा है, उसको हमने नाम दे दिया स्फिंक्टर ऑफ ओडी या फिर ओडाई। अब समझ आया आपको अमनजोत? ओके, तो हमारे पास ये लीवर वाला भी आपका क्लियर हो गया है। अब यहाँ पे इसका सीक्वेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा ये बाइल जूस है वो कहाँ से कैसे कैसे आ रहा है। तो अब आपको मुझे लगता है काफी अच्छा खासा आइडिया हो गया है कि लीवर से बाइल कहाँ आएगा और कहाँ कहाँ जाएगा। देखिए बाइल कहाँ पे बन रहा है? लीवर में बन रहा है। लीवर में जब बाइल बना, अब वो पास करेगा किसके थ्रू पास करेगा? हिपैटिक डक्ट के थ्रू। हिपैटिक डक्ट से आया और कहाँ पे गया? गॉल ब्लैडर में गया। अब बाद में गॉल ब्लैडर से भी रिलीज होगा, कहाँ जाएगा? सिस्टिक डक्ट में जाएगा। सिस्टिक डक्ट आपका कहाँ पे जाके ओपन होगा? बाइल डक्ट में। इसको बाइल डक्ट बोल लो या फिर आप इसको बोलो कॉमन बाइल डक्ट, कुछ भी बोल सकते हो। अब कॉमन बाइल डक्ट कहाँ पे जाके मीट करेगा? आपका सॉरी पेनक्रियाटिक डक्ट और ये कॉमन बाइल डक्ट कहाँ पे जाके ओपन करते हैं? कॉमन हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट में, और बाद में इसकी ओपनिंग कहाँ पे होती है? ड्यूडेनम। अब जो ये वाला पॉइंट है ना यहाँ पे, कि जब हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट आपका ड्यूडेनम में ओपन होगा, तो यहाँ पे इसको कौन कंट्रोल करता है? स्फिंक्टर ऑफ ओडी। स्फिंक्टर ऑफ ओडी, ओडी कह लो या फिर ओडाई कह लो। तो ये था हमारे पास फ्लो। अब हमारे पास जो नेक्स्ट ग्लैंड है वो है पेनक्रिया। ये लास्ट ग्लैंड है, इसके बाद हम इसके फंक्शन करेंगे कि जितने भी ग्लैंड थे इन सबका फंक्शन क्या क्या होता है, जो जो ये सिक्रीशन कर रहे हैं यहाँ पे। तो लास्ट ग्लैंड यहाँ पे पेनक्रिया है। अब इसको भी ध्यान से सुनना। जो पेनक्रिया है वो हमारे पास एक कंपाउंड ऑर्गन है। अब इस कंपाउंड ऑर्गन का मतलब क्या है? अब थोड़ा सा आपको मैं पहले इसके बारे में बता दूं यहाँ पे, जिन बच्चों को ग्लैंड्स के बारे में नहीं पता है, ठीक है। जो हमारी बॉडी में जो ग्लैंड्स होते हैं ना, वो आपके दो टाइप के होते हैं। एक ग्लैंड होते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड, और सेकंड ग्लैंड होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। जो हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड है इसे हम डक्टलेस ग्लैंड भी बोलते हैं, और हमारे जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं इनको हम डक्ट ग्लैंड भी बोलते हैं। अब देखिए सिंपल सी बात क्या है, पहले ग्लैंड का मतलब क्या है? कि कुछ ना कुछ सिक्रीशन करना। अब देखिए एक्सोक्राइन ग्लैंड हो या एंडो हो, सिक्रीशन तो दोनों ही करता है, लेकिन डिफरेंस क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड जब भी कुछ सिक्रेट करेंगे, कुछ भी सिक्रेट करेंगे, तो इनका सिक्रीशन डायरेक्टली कहां पे होगा? इनका सिक्रीशन होगा ब्लड में। एंडोक्राइन ग्लैंड का सिक्रीशन कहां पे होगा? ब्लड में होगा।
तो जब भी ब्लड के अंदर होगा वहां पे उसको किसी भी डक्ट की जरूरत नहीं है, इसीलिए इसे कहते हैं डक्टलेस ग्लैंड। लेकिन हमारे पास ये जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है, जब भी ये सिक्रीशन करेंगे इनको डक्ट चाहिए चाहिए, और इनकी सिक्रीशन हमेशा क्या होगी, या तो सरफेस पे होगी या तो किसी कैविटी में होगी। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर कभी भी सिक्रीशन ब्लड के अंदर नहीं हो। जैसे आप सबने देखा होगा, पसीना आता है हमें, क्या पसीना ब्लड के अंदर आता है, सरफेस पे आता है ना हमें। उसके बाद माउथ में देखिए स्लाइवा आ रहा है, क्या ये ब्लड के अंदर मिक्स हो रहा है, नहीं, आपको पता है कैविटी के अंदर हो रहा है। अभी जब हम पढ़ेंगे आपका तो हम वहां पे बात करेंगे कि जो हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड है वो सिक्रीशन कहाँ पे कर रहा है, हमारे स्टमक के अंदर ही कर रहा है, लेकिन वहां पे कोई ब्लड तो है नहीं। लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड जो है, हमने क्या कहा, जब भी ये सिक्रीशन करते हैं, सिक्रीशन कहाँ पे होती है, ब्लड में होती है। और इनकी सिक्रीशन को, एंडोक्राइन की सिक्रीशन को हम नाम देते हैं हार्मोन्स। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंडोक्राइन ग्लैंड जो भी सिक्रेट करेंगे उसको हम क्या कहेंगे, उससे हम कहते हैं हार्मोन्स। और ये होते क्या है, दीज आर दी केमिकल्स, और कुछ नहीं है। इसके बारे में हम, आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी में पूरा का पूरा एक चैप्टर है एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में, वो भी करेंगे बाद में, ठीक है। तो हमारी बॉडी में जितने भी हार्मोन्स है वो डायरेक्टली कहाँ पे रिलीज होते हैं, ब्लड के अंदर रिलीज होते हैं, कभी भी किसी कैविटी में रिलीज नहीं होते हैं। अब हमने यहाँ पे इसके बारे में क्यों स्टडी किया, इसकी क्या जरूरत पड़ गई। तो अब तक तो हमने यहाँ पे जितने भी ग्लैंड पढ़े वो सारे कैसे थे, एक्सोक्राइन, सबकी सिक्रीशन कहाँ पे हो रही है, कैविटी के अंदर ही हो रही है। लेकिन अगर हम बात करते हैं, अगर हम किसकी बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं आपकी पेनक्रिया की, तो हमारे पास ये जो पेनक्रिया है ये एक ऐसा ग्लैंड है कि इसके पास एक्सोक्राइन पोर्शन भी है और इसके पास एंडोक्राइन पोर्शन भी है। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास ये जो पेनक्रिया है ये क्या करता है, पेनक्रियाटिक जूस भी सिक्रेट करता है, जो कहां रिलीज होता है, अभी भी आपने देखा ड्यूडेनम में, ड्यूडेनम के अंदर ओपन होता है। लेकिन साथ ही साथ में जो हमारी ये पेनक्रिया है ये क्या करता है, हार्मोन्स भी रिलीज करता है, जिसका सिक्रीशन कहां पे होता है, सिक्रीशन होता है ब्लड के अंदर। इसीलिए हम कहते हैं कि पेनक्रिया कैसा ग्लैंड है, कंपाउंड ऑर्गन है, जिसके पास दोनों प्रॉपर्टी होती है, एक्सोक्राइन की एज वेल एज एंडोक्राइन ग्लैंड की। अब हमने कहा एक्सोक्राइन प्रॉपर्टी में क्या रिलीज कर रहा है, पेनक्रियाटिक जूस रिलीज कर रहा है, और कहां पे रिलीज होता है, ड्यूडेनम के अंदर। और एंडोक्राइन वाली प्रॉपर्टी क्या है, हार्मोन्स रिलीज करता है, कहां पे रिलीज करता है, ब्लड के अंदर। अब हमारे पास ये जो पेनक्रिया जो है और पेनक्रिया का जो एंडोक्राइन पोर्शन है, ध्यान रखना, पेनक्रिया का जो एंडोक्राइन पोर्शन है वो क्या करता है, हार्मोन्स रिलीज करता है। और यहाँ पे कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं वो इंपॉर्टेंट है। पेनक्रिया का जो एंडोक्राइन पोर्शन है वो यहाँ पे 2 हार्मोन्स रिलीज करता है, एंड उन 2 हार्मोन्स का नाम है, फर्स्ट का नाम है इंसुलिन एंड सेकंड का नाम है ग्लूकागोन। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 टाइप के हार्मोन है, इंसुलिन एंड हमारे पास ग्लूकागोन। इंसुलिन क्या करता है, जो हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं, मान लेते हैं ये हमारे पास ब्लड वेसल्स है, ये ब्लड वेसल है, तो ब्लड वेसल में क्या चीज फ्लो करेगा, ब्लड ही फ्लो करेगा, ब्लड होगा यहाँ पे। जो हमारे ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल के अंदर क्या ब्लड है। अब ब्लड में बहुत सारी चीजें होती हैं, इस तरीके से ब्लड में हमारे पास शुगर भी होती है, शुगर मतलब ग्लूकोज भी होता है, कहने का मतलब ये है, ग्लूकोज एक शुगर मॉलिक्यूल ही होता है ना। अब ये जो इंसुलिन है वो क्या काम करता है, हमारे ब्लड वेसल के अंदर इस शुगर का लेवल डाउन करता है, ग्लूकोज के लेवल को डाउन करने का काम करता है कौन, इंसुलिन। लेकिन सेम टाइम पे ये जो ग्लूकागोन है वो हमारे ब्लड वेसल के अंदर ग्लूकोज को बढ़ाने का काम करता है, इंक्रीज करता है। इसीलिए हमारी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल मतलब शुगर का लेवल मेंटेन रहता है, बैलेंस रहता है, क्योंकि एक बढ़ा रहा है और यहाँ पे घटा रहा है।
तो ऐसा कभी नहीं होता कि दोनों हमारे पास यहाँ पर गड़बड़ हो जाए। कई बार जो आपने आज हर एक पर्सन को, दूसरे बंदे को एक बीमारी होती है, आपने सुना होगा डायबिटीज की, जिसको घर में कॉमनली बोलते हैं कि हमें क्या हो गया, शुगर हो गया है। वो शुगर क्या है, जो उनकी पेनक्रिया है, उनकी पेनक्रिया से क्या रिलीज नहीं हो रहा है, इंसुलिन रिलीज नहीं हो पाता है प्रॉपर ढंग से। तो इंसुलिन सिक्रीट ना होने की वजह से उनका जो ब्लड है वहां पे शुगर का लेवल बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, वेरी हाई, और इतना हाई हो जाता है कि कई बार वो हमारा यूरिन से ही पास होना शुरू हो जाता है। जब आप अभी आगे एक्सक्रीशन वाला चैप्टर पढ़ोगे ना, तो वहां पे आप देखोगे कि जब हमारी किडनी में ब्लड फिल्टर होने के लिए आता है, तो ब्लड में तो सारी चीजें हैं, तो हमारे पास एक ग्लूकोज एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो हमारे पास 100% रीअब्सॉर्ब हो जाता है। मतलब यूरिन से कभी भी ग्लूकोज पास नहीं होता नॉर्मल वाली कंडीशन में। लेकिन जो पर्सन डायबिटीज से सफर करता है, जिसको हम कॉमनली शुगर बोलते हैं घर की भाषा में, जो घर के लोग होते हैं कि शुगर हो गई है, उसमें क्या होता है कि ग्लूकोज इतनी ज्यादा ब्लड के अंदर इंक्रीज हो जाती है कि अब वो सोचो हमारे यूरिन से पास होना शुरू हो गई है। तो रीजन क्या होता है कि वहां पे इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं हो पाता है। तो अभी हम यहाँ पे बात कर रहे थे आपकी किसकी, ये जो पेनक्रिया है वो क्या होता है, हमारे पास दोनों टाइप के ग्लैंड्स है, एक्सो एज वेल एज एंडो। अभी आपको इतना पता होना चाहिए कि बाकी पूरा क्वेश्चन हम ऐसे आपका बाद में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको इसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा। तो एक बार इसको यहाँ पे रीड कर लेते हैं जो भी हमने यहाँ पे पढ़ा, और आप देख ही सकते हो कि इसकी सिक्रीशन कहाँ पे होती है, ड्यूडेनम में होती है। तो पेनक्रिया क्या है, इट इज द कंपाउंड इलोंगेटेड ऑर्गन। कंपाउंड इलोंगेटेड ऑर्गन का मतलब क्या है, बोथ एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन ग्लैंड, सिचुएटेड बिटवीन द लिम्स ऑफ सी शेप ड्यूडेनम। तो आप देख रहे हो हमारे पास सी शेप का ड्यूडेनम है या फिर यू शेप का ड्यूडेनम है, उसके बीच में ही प्रेजेंट है हमारे पास ये पेनक्रिया, ये येलो कलर का पोर्शन। द एक्सोक्राइन पोर्शन, जो इसका एक्सोक्राइन पोर्शन है वो क्या सिक्रेट करता है, एल्केलाइन पेनक्रियाटिक जूस। कहने का मतलब ये है कि जो हमारी पेनक्रियाटिक जूस होती है उसका जो पीएच होता है, पीएच कैसा होता है, एल्केलाइन मीडियम का होता है। तो एक्सोक्राइन पोर्शन क्या करता है, पेनक्रियाटिक जूस क्या करता है, सिक्रेट करता है, जिसमें कुछ एंजाइम्स भी होते हैं। और ये जो एंडोक्राइन पोर्शन है वो क्या सिक्रेट करता है, वो हार्मोन्स रिलीज करता है, और इसकी सिक्रीशन कहाँ पे होती है, ब्लड में होती है। फॉर एग्जांपल इंसुलिन, और सेकंड एग्जांपल हमारे पास ग्लूकागोन का, ठीक है। अब हम बात करेंगे, अब हमारे यहाँ पे सारे ग्लैंड आपके कंप्लीट हो गए। अभी जस्ट हमने यहाँ पे फंक्शन किसी का भी नहीं किया, अभी हमने जस्ट हमने बात की है कौन कौन से ग्लैंड प्रेजेंट है। माउथ से स्टार्ट होकर सबसे पहले है स्लाइवरी ग्लैंड, उसके बाद लिवर सबसे बड़ा ग्लैंड है, लिवर के बाद हमने आपका किया पेनक्रिया, ठीक है। अभी हमने 3 ही ग्लैंड किए। इसके बाद अभी हम बात करेंगे कि इंटेस्टाइन में भी कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। तो अब बात करेंगे यहाँ पे डाइजेशन ऑफ फूड की, कि जो हमारा फूड है वो डाइजेस्ट कैसे होता है। अब सिंपल सी बात है कि देखो 2 ही चीजें चाहिए हमें खाने के लिए, एक तो एलिमेंट्री कैनाल जिसके थ्रू खाना जाए, और सेकंड उसको जो डाइजेस्ट करे। डाइजेस्ट करने के लिए क्या चाहिए, डाइजेस्टिव ग्लैंड चाहिए। अब ग्लैंड्स के बारे में भी डिस्कस कर लिया और एलिमेंट्री कैनाल के बारे में भी डिस्कस कर लिया। अब बात करेंगे कि ये फूड डाइजेस्ट कैसे होता है। हमने कल बात की थी कि हमारे पास जो डाइजेशन है वो 2 तरीकों से होता है, एक होता है मैकेनिकल डाइजेशन, जो जैसे हम फूड को च्यूइंग करते हैं, और सेकंड हमारे पास पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होती है, ये दोनों मैकेनिकल में आते हैं। बट सेकंड जो हमारे पास आता है वो आता है हमारे पास एक केमिकल प्रोसेस, कि केमिकल्स में चले आते हैं सारे के सारे एंजाइम्स, कि एंजाइम्स क्या करते हैं, फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या दिखाया गया है कि डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम कैसा फूड खाते हैं, इनसॉल्युबल फूड खाते हैं। आप देख पा रहे हो इतनी लंबी चेन दिखाई गई है, ये चेन कुछ नहीं, बस ये हमारे पास ये आपके मॉलिक्यूल्स दिखाए हैं, बायोमैक्रोमोलिक्यूल। ये साइज इतना बड़ा है कि हमारी बॉडी इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकती है। तो हमारे पास ये फूड कैसा होता है, इनसॉल्युबल होता है, और इसके पास लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो हमें इसको तोड़ना पड़ता है, ब्रोकन डाउन किसमें, सॉल्युबल कंपाउंड में। अब देखिए तोड़ दिया, तोड़ने के बाद हमारी बॉडी इसको एब्जॉर्ब कर सकती है। अब हम इसको कैसे कैसे तोड़ेंगे, जैसे भी हमने कहा यहाँ पे क्या है, इनसॉल्युबल फूड है, लार्ज मॉलिक्यूल्स है। अब कौन कौन होते हैं, अभी अभी हमने बात की, हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स फूड है क्या है, स्टार्च,
सेकंड में आता है प्रोटीन एंड थर्ड में आता है फैट। अब मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जो हमारा स्टार्च है, स्टार्च क्या होता है? स्टार्च इज अ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट होता है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट के कितने टाइप है? 3 है, मोनोसेक्राइड, डायसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। तो स्टार्च कैसा कार्बोहाइड्रेट है? स्टार्च इज अ पॉलीसेक्राइड, ये हमारे पास एक पॉलीसेक्राइड है। तो जब हमने स्टार्च खाया, आप सबको पता ना, जो भी हम फूड खाते हैं मोस्टली वेजिटेरियन, उन सब में स्टार्च होता है। तो ये जो स्टार्च जो है, ये इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है कि हमारी बॉडी इसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकती है, तो अब हमें इसको तोड़ना पड़ेगा। एंड तोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए? एंजाइम चाहिए। और ये एंजाइम्स होते क्या है? दीज आर केमिकल्स। तो केमिकल्स एक्ट करते हैं स्टार्च के ऊपर और इसको तोड़ देते हैं किसमें? ग्लूकोज में। तो ग्लूकोज हमारी बॉडी क्या करती है? इजिली एब्जॉर्ब कर सकती है। अब देखिए, ग्लूकोज भी क्या है? ग्लूकोज भी हमारे पास एक कार्बोहाइड्रेट ही है, लेकिन एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट, इट इज अ मोनोसेक्राइड। अब प्लीज आपको भी लग रहा होगा ये मोनोसेक्राइड क्या है, पॉली क्या है? जब आप बायोमोलिक्यूल्स का चैप्टर करोगे ना, इसी क्लास में ही करोगे, मतलब +1 में, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये मोनोसेक्राइड क्या होते हैं, डाया क्या होता है, पॉली क्या होता है। आप ये समझो कि देखिए, ग्लूकोज हमारे पास सबसे सिंपल यूनिट है, ओनली हमारे पास एक क्या है? सिंगल बॉल है। लेकिन आप इन सारे सिंगल बॉल को आप यहाँ पे कंबाइन करते हो, तो कंबाइन होकर काफी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन चुका है, जिसे हम कहते हैं पॉलीसेक्राइड। एक्चुअली सेक्राइड का मतलब ना शुगर होता है, एंड मोनो का मतलब होता है सिंगल, सिंगल शुगर है, जैसे आप इस फोटो में देख पा रहे हो। अब यहाँ पे स्टार्च क्या है? यहाँ पे बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हुए हैं। तो इन सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है। और एंजाइम्स कहाँ से मिलते हैं? डाइजेस्टिव ग्लैंड से मिलते हैं। तो हमें क्या मिल गया? ग्लूकोज मिल गया। तो ध्यान रखना, जब भी हम स्टार्च को तोड़ेंगे तो हमें क्या मिलता है? ग्लूकोज मिलता है। सेकेंड, प्रोटीन्स। तो प्रोटीन भी देखिए कितना कॉम्प्लेक्स है, काफी बड़ा स्ट्रक्चर है। इसको तोड़ने के लिए भी किसकी जरूरत पड़ती है? एंजाइम की जरूरत पड़ती है। लेकिन प्रोटीन बनता किससे है? प्रोटीन बनता है अमाइनो एसिड से। तो देखिए, हमने यहाँ पे अमाइनो एसिड को ले लिया, यहाँ पे प्रोटीन को तोड़कर हमें अमाइनो एसिड्स मिल गए। तो अब जो ये जो ग्लूकोज वाली फॉर्म है, अमाइनो एसिड वाली फॉर्म है, इसको हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर सकती है, इसको डायरेक्टली एज इट इज एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। लास्ट में फैट है। तो फैट हमारा किससे बना होता है? फैट्स बने होते हैं फैटी एसिड के एंड हमारे पास ग्लिसरॉल की। तो जब हमारा ये जो फैट है, जब इसके ऊपर एंजाइम एक्ट करता है, तो एंजाइम इसको तोड़कर क्या क्या बनता है? फैटी एसिड एंड हमारे पास ग्लिसरॉल। सो हमारे पास स्टार्च हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, ये सारे क्या है? बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, जिनको हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि सारी कैसी फॉर्म है? इनसॉल्युबल फॉर्म है। तो सॉल्युबल फॉर्म में इनको चेंज करने के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं? एंजाइम्स की जरूरत होती है। अब यहाँ पे देखिए, सारे पॉइंट्स यहाँ पे अच्छे तरीके से दिए गए हैं। व्हाई मस्ट फूड बी डाइजेस्टेड? तो यहाँ पे देखिए, फूड सबको पता है कहाँ पर डाइजेस्ट होता है, सबको पता है ना कहाँ पर होता है? हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके एब्जॉर्ब होते हैं फूड। तो ये देखिए, इतना कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल गया है। अब हमारी इंटेस्टाइन बेचारी ऐसी होती है, अब देखिए वो तो यहाँ पे एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएगी, छोटे छोटे छेद है यहाँ पे। तो अब हमारी बॉडी इसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, इसीलिए हमें इस फूड को क्या करना पड़ता है? तोड़ना पड़ता है। और तोड़ने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? एंजाइम्स की। अब देखिए, तोड़ दिया हमने इसको, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिल गए। अब हमारा जो ब्लड जो है, इजिली ये फूड के मॉलिक्यूल्स, जो हमारे मॉलिक्यूल्स थे, बायोमोलिक्यूल्स, को इजिली हमारे ब्लड के अंदर भी आ चुके हैं। सो टू बी स्मॉल एनफ टू बी एब्जॉर्ब थ्रू द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन। ये हमारे पास इंटेस्टाइन की एक वॉल दिखाई गई है। अब जैसे भी हमने बात की कि फूड को तोड़ने के लिए किस किस की जरूरत है? 2 तरीके से फूड टूट सकता है। पहला होता है फिजिकल वर्क, जिसे हम मैकेनिकल वर्क भी कहते हैं, क्या करेंगे? च्यूइंग करके। और सेकंड होता है केमिकल वर्क, जिसमें हम क्या करते हैं? लार्ज कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल को या प्रोटीन के मॉलिक्यूल को किससे तोड़ते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम से। और एंजाइम्स क्या होते हैं? दीज आर दी केमिकल्स। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, फिजिकल डाइजेशन। फिजिकली तोड़ रहे हैं, कौन हेल्प करेगा? टीथ हेल्प करते हैं, च्यूइंग करते हैं, खाने को चबाते हैं, मेस्टिकेशन करते हैं फूड का। पहला फिजिकल डाइजेशन, और मैकेनिकल डाइजेशन तो ये वाला हो गया फिजिकल, टीथ की हेल्प से ग्राइंड कर रहे हैं। सेकेंड फिजिकल वर्क होता है पेरिस्टल्सिस मूवमेंट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। तो अब जिसने कल का लेक्चर नहीं देखा परसों का, प्लीज वो देख लेना कि पेरिस्टल्सिस मूवमेंट क्या होती है। अभी भी इसे बता ही दूंगी आपको।
यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जो हमारी मसल्स जो होती हैं, जितनी भी जो वॉल है ना एलिमेंट्री कैनाल की, उन सब में आसपास मसल्स ही हैं। तो आपको पता है इसके बारे में कि जहां जहां मसल्स होती है वहां वहां हम मूवमेंट शो कर सकते हैं। जैसे अभी मैं अपना हैंड मूव कर पा रही हूँ, मैं टंग मूव कर पा रही हूँ, हम अपनी बॉडी मूव कर पाते हैं, चल फिर पाते हैं, बिकॉज ऑफ द मसल्स। जहां जहां मसल्स है वहां वहां मूवमेंट होगी, जहां मसल्स नहीं है वहां पर कभी भी मूवमेंट पॉसिबल ही नहीं होती है। तो जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है ना, उसमें आपकी पेरिस्टैसिस मूवमेंट होती है, मतलब मसल्स कॉन्टिन्यूसली कॉन्टेक्ट और रिलैक्स होती है। जैसे आप यहाँ पे आगे वाले फोटोज में देखो, चलो पहले इसी को बता देती हूँ। जैसे यहाँ पे देखो इस फोटो में दिखाया गया है कि इस तरीके से मूवमेंट होती है, वेव लाइक मोशन होती है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि हमारा स्टमक ऐसे भी कर रहा है, ऐसे भी कर रहा है, तो ये भी तो एक तरह से अब ये समझो शेक करना। तो यहाँ पे जब ये इस तरीके से हमारा ये होता है ना, तो फूड यहाँ पे क्या होता है, काफी ज्यादा कुछ अमाउंट में यहाँ पे डाइजेस्ट हो जाता है। तो फिजिकल डाइजेशन में पहला टी है और सेकंड है पेरिस्टैसिस मूवमेंट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। तो केमिकल डाइजेशन, केमिकल डाइजेशन में कौन चला आता है, एंजाइम्स। और एंजाइम्स क्या होते हैं, केमिकल्स। अब देखिए, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये हमारी टंग दिखाई गई है, और टंग में देखो क्या दिखाया गया कि जो हमने खाया है, देखो इतना बड़ा, ये क्या है, ये हमारे पास लिपिड है। उसके बाद ये देखिए, ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स है। अब सोचो हमारे माउथ में कौन है, माउथ में पड़े हुए हैं एंजाइम्स, और देखिए एंजाइम्स इनको काटने का काम कर रहे हैं। और एंजाइम्स किस में हेल्प करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स। सो डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर द केमिकल्स दैट ब्रेक large insoluble food molecules into the small soluble molecules। इसके बाद देखिए, जो अभी भी मैंने आपको बताया पेरिस्टैसिस मूवमेंट क्या होती है। जैसे देखिए, ये हमारे पास यहाँ पे एसोफेगस दिखाई गई है। कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, से इसको छोटा कर देना, रिलैक्सेशन होता है से आपका फैल जाना। तो जहां जहां पर आपको पॉइंट नजर आ रहा है, यहाँ पर हमारी मसल्स देखिए क्या होती है, कांटेक्ट हो जाती है, इस पॉइंट पर कांटेक्ट हो रही है, यहाँ पर रिलैक्स हो रही है। और ये जो आपको ये पार्टिकल दिख रहा है यहाँ पे, ये हमारे पास फूड का पार्टिकल है, ये फूड है। जो हमारा फूड है वो माउथ में गया, वहां पे ये एंजाइम के साथ क्या होता है, मिक्स हो जाता है। जब हमारा फूड एंजाइम के साथ मिक्स हो जाता है तो उस फूड को हम बोलते हैं बोलस। तो बोलस क्या है, फूड प्लस एंजाइम्स। जो एंजाइम्स अब इसको कहां से मिले हैं, अभी उसको एंजाइम्स मिले हैं ओनली स्लाइवी ग्लैंड से, स्लाइवा से, माउथ से मिले हैं। तो उस फूड के पार्टिकल को, उस बॉल को हमने नाम दे दिया बोलस। तो यहाँ पे देखिए बोलस कहाँ पे गया, माउथ में हमने उसकी बॉल टाइप बनाई, और कहाँ चला गया, एसोफेगस में। अब एसोफेगस में देखिए इस तरीके से क्या हो रही है, वेव लाइक मोशन हो रहा है। इस वेव लाइक मोशन को ही बोलते हैं पेरिस्टैसिस मूवमेंट। जो हमारे फूड को देखो नीचे की तरफ लेके जा रही है, दिख रहा है आपको एरो, नीचे की तरफ फूड आ रहा है। आप यहाँ पे भी देख सकते हो, ये हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक है। बोलस देखिए यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो रही है मसल्स, और ये देखिए आपका आगे की तरफ मूव कर रहा है, वेव हो रहा है रिलैक्सेशन का। यहाँ पे देखिए बोलस की मूवमेंट हो रही है। तो वेव लाइक मोशन होना एलिमेंट्री कैनाल का, जो फूड के पार्टिकल को आगे की तरफ लेके जाता है, पीछे की तरफ लेके नहीं जा रहा है। अब देखो उसने पीछे यहाँ पे क्लोज कर दिया, उसको बंद कर दिया, ताकि फूड हमारा पीछे की तरफ ना आए, वो आगे की तरफ ही जाए। अब इस वाले पॉइंट पे दोबारा कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी, आगे जाके रिलैक्सेशन हो जाएगी। प्लीज आप दोबारा ज्वाइन कर लेना, मैं थोड़ा सा पोर्शन में मुझे आपको और करवाना है, बस ओनली लास्ट टाइम ज्वाइन कर लेना, 10-15 मिनट और लगेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि फूड हमारा क्या हो रहा है, पुश हो रहा है, 1 मिनट बाद ही आपका ऑफ हो जाएगा ये। तो फूड देखिए यहाँ पे, इसने इसको यहाँ पे इसको यहाँ पे क्लोज कर दिया, और फूड देखिए यहाँ से आपका नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये होती है हमारे पास पेरिस्टैसिस मूवमेंट। सो फूड इज पुश्ड व्हेन, अब हमारे पास देखिए क्या लिखा है, सर्कुलर मसल्स। तो सर्कुलर मसल्स किसकी थी,